हेलो एवरीवन, आज हम MHI 8 के चैप्टर 14 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। भारतीय इतिहास में कांसे की शुरुआत तथा इसकी प्रक्रिया के महत्व की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन को हम 4 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम धातु के महत्व अर्थात भूमिका, फिर उसके बाद हम कांसे की खोज को, और फिर तीसरे नंबर पर हम करेंगे भारत में कांसे का उपयोग मतलब कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, और तीसरा और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा निष्कर्ष। तो धातु तथा खनिज पदार्थों की महत्वता इस बात से है कि मनुष्य के लिए इनकी विभिन्न उपयोगिता थी। आरंभिक मानव सर्वप्रथम पाषाण उपकरणों तथा औजारों से ही परिचित था, लेकिन कालांतर में विभिन्न धातुओं से परिचित हुआ। संभवतः आरंभ से ही धातु विज्ञान एक कला के साथ साथ तकनीक भी था। खनन, धातु पिघलाना तथा ढलाई संबंधित प्रक्रियाएं काफी परिष्कृत तथा विस्तृत थी, इसलिए धातु व खनिज विज्ञान प्राचीन विज्ञान माना जाता है। प्राचीन काल में धातु की सामाजिक उपयोगिता गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। इनके अनुसार धातु विज्ञान के विकास के निष्कर्षों व लक्षणों से तात्पर्य उनके 4 मुख्य शोध हैं: चमक, कूटनीयता, कच्ची धातु से रूपांतरण या परिवर्तन तथा धातु मिश्रण। धातु पाषाण का एक श्रेष्ठ रूप है जो न केवल कठोरता से आकार में की जा सकती थी, बल्कि तोड़ी मरोड़ी भी की जा सकती है। हथौड़ी से पैनी भी की जा सकती है तथा ठोक ठोक कर उसकी परतें भी बनाई जा सकती हैं, जो कि काटने योग्य हैं। पाषाण हड्डियों व लकड़ी के अतिरिक्त अब धातु का उपयोग उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाने लगा। प्राचीनता के आधार पर 7 धातुएं पुराविशेष के आधार पर जानी जाती हैं, जैसे स्वर्ण 6000 ईसा पूर्व, नंबर 2 कांस्य 4200 ईसा पूर्व, चांदी 4000 ईसा पूर्व, सीसा 3500 ईसा पूर्व, टीन 1750 ईसा पूर्व, लोहा पिघला हुआ 1500 ईसा पूर्व, पारा 750 ईसा पूर्व। ये सभी धातुएं आरंभिक सभ्यता के विकास का आधार रही हैं। धातु के उपयोग से पहले मनुष्य किन चीज पर उपयोग करता था? पाषाण में पत्थरों और हड्डियों पर। पत्थर और हड्डियों का जो इस्तेमाल था वो औजार बनाने, हथियार बनाने के लिए किया जाता था, शिकार करने के लिए, खोदने के लिए। लेकिन जो हड्डियाँ और पत्थर होती थी, इनके जो औजार बनाए जाते थे, अगर वो एक बार टूट जाते थे तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, उन्हें रीशेप नहीं किया जा सकता था। जबकि धातु को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो एक बार टूट जाए तो हम उसे दोबारा पिघलाकर मेल्ट करके दूसरी शेप दे सकते हैं, या फिर उसका दूसरा औजार बना सकते हैं, सेम टू सेम दूसरा औजार बना सकते हैं। उसे किसी भी शेप में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, पत्थर के मुकाबले, हड्डी के मुकाबले। क्योंकि हड्डी और पत्थर को क्या है, हम मेल्ट करके, हम गर्म टेम्परेचर देके उसे मेल्ट तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, उसको शेप देना आसान नहीं है, जबकि धातु को शेप देना आसान है। कांसे की खोज हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं किस प्रकार हुई, लेकिन हम इतिहासकारों के अनुमान के अनुसार पता लगा सकते हैं या थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ से कैसे खोज हुई है। कांसे का प्रयोग पुरातन स्वर्ण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले उपकरणों, औजारों तथा हथियारों के निर्माण में कांसे का भी प्रयोग हुआ था। 3600 ईसा पूर्व तक कांसे को गलाकर कलात्मक वस्तुओं के निर्माण, जैसे कंगन, अंगूठी, छेनी, नाइल की घाटी से प्राप्त हुई। 3000 ईसा पूर्व तक हथियारों, औजारों के निर्माण में बहुत ज़्यादा से प्रयोग मिलता है। शुरुआत में मालाशाइट, हरे रंग का भुरभुरा पत्थर, आरंभिक स्मेल्टर्स के लिए कांसे प्राप्त करने का स्रोत था। इतिहासकारों ने आरंभिक अनुमान ये लगाया कि कांसे की प्राप्ति मालाशाइट के अचानक अलाव में गिरने से हुई होगी, परंतु उपरांत यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जो तापमान इसे गलाने के लिए चाहिए था वह अलाव में कम मात्रा में था। बल्कि इसकी संभावना अधिक है कि आरंभिक कांसे की प्राप्ति प्राचीन कुम्भकरों द्वारा बर्तन पकाने वाली भाटी द्वारा हुई, क्योंकि इसका तापमान 1100 से 1200 डिग्री होता है। यदि इन मालाशाइट इन भट्टियों में डाल दिया जाए तो सरलतापूर्वक कांस्य
प्राप्त होते हैं। कांसा जो था हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि वो सोने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सोने का सिर्फ हमें आभूषण बनाए जाते थे, जबकि कांसे का इस्तेमाल आभूषण बनाने के साथ साथ औजारों और हथियार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता था। इसका स्रोत क्या था? मलाशाइट, हरे रंग का भुरभुरा पत्थर जिससे ये निकलता था। जो हमें कहाँ से मिलता होगा? कुंभकर्णों की भट्टी से। मतलब कुंभकर्ण जो होते थे पुराने जमाने में बर्तन बनाने वाले, जो भट्टी में बर्तन पकाते थे। ठीक है। यद्यपि कांसे की प्राप्ति प्राकृतिक रूप से हुई, परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण खनिज स्रोत मलाशाइट तथा बोरनाइट है। कांसे लाल रंग का होता है तथा ये क्या है? हमारा विद्युत का एक अच्छा संचालक है। अब हम आते हैं भारत में कांसे। भारत की विभिन्न सभ्यताओं की एक लंबी कड़ी द्वारा पाषाण तथा कांसे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता रहा, जो कि कलकोलिथिक सभ्यताओं के नाम से जाना गया। कलकोलिथिक सभ्यता में की नवीनता के रूप में गलाने तथा तांबे की कलात्मक वस्तुओं के शिल्प की नई तकनीक का प्रयोग होता था। इनमें सबसे प्रमुख हड़प्पा की सभ्यता, जो ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जानी गई। प्राचीनता के आधार पर कांस्य शिल्प को दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से जोड़ते हैं। इसकी जानकारी हमें सिंगम के बैरुद्दीन से मिलती है। बाबरी, बिरबहम तथा पश्चिम बंगाल की एक छोटी अंगूठी प्राप्त हुई, जो कि कलकोलिथिक स्तरों से प्राप्त हुई है तथा लगभग 1000 ईसा पूर्व की है। इससे पता चलता है कि छोटे नागपुर के पठार की कांस्य खाने उस समय प्रयोग में लाई जाती रही तथा तांबे के लिए टीन एक मिश्रित धातु के रूप में लाया जा रहा था। हड़प्पा सभ्यता में पाषाण उपकरणों को अधिक उत्कृष्ट रूप से काटने के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता द्वारा कांसे तथा टीन का सम्मिश्रण कर एक अधिक मजबूत धातु तांबे के बनाने की तथा प्रयोग ली जा रही थी। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सभ्यता में पाई जाने वाली कांसे की कलात्मकता से पता चलता है कि वस्तुएं 7% टीन की मात्रा में केवल 1% पाई गई। शायद कच्ची धातु में इतनी मात्रा पाई जाती है। बची हुई 30% कला वस्तुओं में टीन की मात्रा 8 से 10% पाई गई, जिसमें ये पता चलता है कि कांसे में टीन को किसी उद्देश्य से ही मिलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में कांसे मोहनजोदड़ो की कांसे कला वस्तुओं में तांबे की कलात्मक वस्तुओं की मात्रा में समय के साथ साथ महत्वपूर्ण रूप से आनुपातिक वृद्धि हमें दिखाई देती है तथा कदाचित ये बात सामान्य समस्त सिंधु घाटी सभ्यता पर लागू होती है। कांसे में निकिल, आर्सेनिक तथा सीसे का सम्मिश्रण दिखाई देता है। हबीब इरफान, द हिंदू सिविलाइजेशन ऑफ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2, न्यू दिल्ली 2002, पेज नंबर पृष्ठ संख्या 29। कांसे हमें सबसे पहले किस सभ्यता में दिखाई देता है? सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देता है, हड़प्पा सभ्यता में। तो और उस सभ्यता को हम किसके नाम से जानते हैं? कलकोलिथिक सभ्यता। कलकोलिथिक सभ्यता के नाम से जाना गया जो कांसे का उपयोग करती थी। ठीक है, उसमें हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो आते हैं। इसका हमें सबसे पहले जो कांसे शिल्प का हमें पता चलता है, कब पता चलता है? दूसरी सहस्त्राब्दी में इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में उपकरणों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, कांसे के औजारों का, और इसका हमें मिश्रण भी मिलाई देता है। हमें किसी धातु में 1% दिखाई 1% दिखाई देता है, 60% टीन और 1%। तो जहाँ पर हम जैसे देखते हैं
किसी 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 धातुओं में कुदरती प्राकृतिक तौर पर मिला हुआ पाया गया है, और किन्हीं किन्हीं वस्तुओं में जिसमें इसकी मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है, 8 से 10%। तो इससे ये पता चलता है कि कांसे को टीन में किसी उद्देश्य से मिलाया गया हो, किसी चीज़ की वजह से, और इसके साथ साथ और चीज़ों में इसकी मात्रा बढ़ती घटती दिखाई दे गई है, जिसका बढ़ती घटती दिखाई दे गई है कांसे की मात्रा, जिसका अंदाज़ा हम ये लगाते हैं कि उन उपकरणों में इसकी मात्रा इसलिए बढ़ाई या घटाई गई होगी किसी उद्देश्य से, और ये पूरी सिंधु घाटी पर लागू होती है। सिंधु घाटी के सभी जितने भी उपकरण और हथियार हमें दिखाई देते हैं उनमें इसकी मात्रा मिलती है। इसमें किस किस चीज़ की हमें मात्रा मिलती है? कांसे के साथ किसे किसे मिला गया? निकिल, आर्सेनिक तथा सीसे का सम्मिश्रण दिखाई देता है, जिसकी जानकारी हमें हबीब इरफान की बुक में मिलती है। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे हम अपने आंसर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ज़्यादा मार्केबल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमें वो दिए गए हैं जिनके ज़रिए हमें जानकारी मिलती है, जैसे राइटर्स की बुक से, जो हिस्ट्री से हमें जानकारी मिलती है, उनको हम कोट करें, हम उनको लिखें जो हमें मिलते हैं। जैसे इरफान हबीब की हमें कोई लाइन मिलती है, कोई हमें उससे जुड़ी हुई जानकारी मिलती है, और उनकी बुक को कोट करें कि कौन सा राइटर है, राइटर ने क्या कहा, और उसकी बुक को साथ में कोट करें कौन सी बुक है। तो इसमें क्या होता है, हमें आंसर के मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। पेज नंबर, ईयर ना लिखकर बस खाली किस चीज़ का हमें ध्यान रखना, राइटर का नाम और राइटर की बुक का नाम, और उसने उसमें क्या बोला है, और फिर उसको हम अपनी भाषा में थोड़ा सा सरल अगर हो सके तो सरल करके लिख दें, या फिर अगर हमें राइटर के कोड किए हुए वर्ड एग्जैक्ट याद नहीं है तो हम अपनी भाषा में थोड़ा सा उसे लिख सकते हैं कि राइटर ने ये कहा, और हमने किस बुक से पढ़ा है, इस बुक से पढ़ा है, और राइटर कौन है, ये है। अब हम आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची धातु के रूप में पिघला कांसे के मिलने की संभावना शायद राजस्थान व बलूचिस्तान से थी, तथापि अफगानिस्तान तथा फारस भी इसकी आपूर्ति स्थल रहे होंगे। ठीक है। फिर है, कांसे को ईंटों के बने गद्दों में पिघलाया जाता था तथा कदाचित मोम तथा मिट्टी के बने सांचे कांसे तांबे की कलावस्तु को पूरे या आधे ढालने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। इनमें विभिन्न उपकरण क्या थे? नाइफ थी, शील से, हुक से, स्किल सी, एक्सिस। ठीक है। और छोटे उपकरण क्या थे? नेल्स, टैबुलर, ड्रिल्स। कांसे तथा तांबे के बर्तनों की बहुतायत इस और इंगित करती है, इस और इशारा करती है कि घरों द्वारा मिट्टी के टूटने वाले बर्तनों के साथ धातुओं के बर्तनों का भी प्रयोग किया जाता होगा। यानी हमें उस जमाने में बर्तन भी मिलते हैं कांसे के, जो इस और इशारा करते हैं लोग मिट्टी के बर्तन तो टूट जाते थे, लेकिन कांसे के प्रयोग, जो धातु के जो बर्तन थे वो उपयोग में लाए जाते थे, जिसका हमें इरफान हबीब की ही बुक से जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के अतिरिक्त अन्य कालकोलिथिक सभ्यता में भी कांसे का प्रयोग विभिन्न कलावस्तुओं के निर्माण में किया जाता था। इन कलावस्तुओं के अंश विश्लेषण से ये पता चलता है कि कालकोलिथिक धातु विज्ञान परंपरा तथा हड़प्पा परंपरा में विशिष्ट समानता है तथा इनमें किसी प्रत्यक्ष हस्तांतरण की संभावना असंभव है। अंततः हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास आधार कांस्य धातु थी, जो तांबे व टीन के मिश्रण से बनी है, जिसमें निर्मित कांस्य औजार अपेक्षाकृत अधिक सख्त व मजबूत होते थे।
जिस कारण सिंधु सभ्यता के लोग इन औजारों का उपयोग कृषि कार्य में किया करते थे। ये धातु हड़प्पा सभ्यता को नगरीय स्थिति तक पहुंचाने में सफल हुई। कांसे के निर्माण कृषि उपकरणों से नदी घाटियों की कछारी मिट्टी को खोदने या जोतना आसान हो गया। अंततः हड़प्पा के लोगों के जीवन यापन में कांस्य धातु की आधारभूत भूमिका थी। इसी के साथ हमारा आंसर होता है खत्म। अगर आप लोग कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, अगर आपको आंसर समझ में नहीं आया है या फिर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्या गलती है, मुझसे कुछ मिस हो रहा है या आपको कुछ परेशानी है तो वो मुझे बताएं, ताकि मैं आगे से नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का ध्यान रख सकूँ।